हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है इस मेरे चैनल में आप सबका। इससे पहले यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को एक बार दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो हमारे द्वारा बनाई जाए और उसे भेजी जाए तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो देखिए, मैं आपके सामने फिर गणित का क्लास लेकर के आ चुका हूं। पिछले दिनों आपको वीडियो के माध्यम से आपके सामने वर्ग और वर्गमूल का टॉपिक था, जिसमें से वर्ग के टॉपिक को पढ़ाया गया था। निश्चित रूप से वह वीडियो आपको समझ में आई होगी। आइए उसी कड़ी में वर्ग से संबंधित कुछ और भी बातें हैं जिसे हम देखते हैं। वर्ग के गुण, यानी साथ ही साथ वर्ग कैसे निकाला गया, मैं आपको समझाने का प्रयास किया और आपको समझ में भी आया होगा। अब उसके कुछ गुण हैं, उस गुण को हम देखते हैं। जैसा कि हम चर्चा भी किए थे कि वर्ग निकालते समय कुछ सम संख्याएं भी थी, कुछ विषम संख्याएं भी थी। जैसे मान लीजिए 1 का वर्ग 1 हुआ था, 2 का वर्ग 4 हुआ था, 3 का वर्ग 9 हुआ था, 4 का वर्ग 16 हुआ था, 5 का वर्ग 25 हुआ था, 6 का वर्ग 36 हुआ था, 7 का वर्ग 49 हुआ था, 8 का वर्ग 64 हुआ था, 9 का वर्ग 81 हुआ था और 10 का वर्ग 100 हुआ था। तो इसमें मैं आपको चर्चा भी किया था कि निश्चित रूप से कुछ सम संख्याएं हैं जिनका वर्ग हमने ज्ञात किया, कुछ विषम संख्याएं हैं जिनका वर्ग हमने ज्ञात किया। तो जो विषम संख्याएं थी वह 1, 3, 5, 7, 9 थी, और जो सम संख्याएं थी वह 2, 4, 6, 8 और 10 थी। तो निश्चित रूप से हम क्या पाए थे कि जो सम संख्याओं का वर्ग होता है, यानी जो सम संख्याएं होती हैं उसका जो वर्ग होता है वह भी सम संख्या होती है। जैसा कि यहाँ पॉइंट नंबर 1 दर्शाया गया है, सम संख्याओं का वर्ग सम होता है। यानी जैसे अगर इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम समझें तो अगर हम सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं 2 से कट जाएं उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो यानी सम संख्याएं कौन हुई? 2, तो 2 का वर्ग 4 हो गया। 2 के बाद कौन सी सम संख्या है? 2 के बाद 4 है, 4 का वर्ग हो गया 16। उसके बाद कौन सी सम संख्या है? 4 के बाद 6 है, 6 का वर्ग निकालेंगे 36। इस प्रकार हम सम संख्याओं का वर्ग निकालते जाएंगे तो हम यह पाएंगे कि जो सम संख्याओं का वर्ग जब निकालते हैं तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है, जो मान प्राप्त होते हैं, वह भी एक सम संख्या ही होती है। फिर हम आगे दूसरा पॉइंट पे क्या देखे थे? विषम संख्याओं का वर्ग विषम ही होता है। इसे भी हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे मान लीजिए विषम संख्याएं कौन होती हैं? जो 2 से विभाजित न हो, अर्थात जो 2 से न कटें, ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे एक विषम संख्या है, 1 का वर्ग क्या हो गया? 1। 3 विषम संख्या है, 3 का वर्ग क्या हो गया? 9। 5 विषम संख्या है तो 5 का वर्ग क्या हो गया? 25। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विषम संख्याओं का वर्ग प्राप्त हो रहा है वह भी निश्चित रूप से विषम संख्या ही प्राप्त हो रहा है। यानी एक क्या है? विषम है तो उसका वर्ग भी प्राप्त हुआ एक, तो एक भी क्या हुआ? विषम हुआ। 3 जो है विषम संख्या, इसका जो वर्ग प्राप्त हुआ 9, 9 भी एक विषम संख्या। तो निश्चित रूप से इस प्रकार हम देखते हैं कि जिन विषम संख्याओं का हम वर्ग प्राप्त करते हैं उसका वर्ग भी एक विषम संख्या ही होती है। तीसरा नंबर क्या है? 2। ध्यान से मित्रों देखिएगा, बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है जिसे आप यहां ध्यान से देखिएगा। 2, 3, 7 और 8 यानी 2, 3, 7 और 8 से समाप्त होने वाली संख्याएं, यानी कहने का मतलब है जब कभी कोई वैल्यू दे दे और उसमें हम अंतिम में देखें कि 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो निश्चित रूप से अगर अंतिम में इन संख्याओं में से कोई भी संख्या मिलती है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। यानी कहने का मतलब है 2, 3, 7 और 8 से समाप्त होने वाली संख्याएं कभी वर्ग नहीं होती हैं। अगर एग्जाम्पल सहित देखें हम
तो एग्जाम्पल के लिए देखें, यह है 82, 25 43, 25 43 के बाद 687, 687 के बाद हो जाएगा 1068। अगर हम इन संख्याओं का अध्ययन करें तो देखिए निश्चित रूप से 82 में भी जो अंतिम संख्या मिल रही है वह क्या है, 2 है, और कहा भी जा रहा है से समाप्त होने वाली संख्याएं, यानी 2 पे यह समाप्त हो रही हैं, तो यह 2 पे समाप्त हो रही, इस नाते जो 82 होगा यह पूरा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, क्योंकि 82 का आप जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो जब उस संख्या का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो निश्चित रूप से यह संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यहाँ देखिए 25 43, यानी यह किससे समाप्त हो रही संख्या, 3 से समाप्त हो रही है, तो निश्चित रूप से 3 से यह संख्या समाप्त हो रही है, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, क्योंकि जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कोई पूर्णांक नहीं आएगा, यानी इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। उसी प्रकार 687 यदि किससे समाप्त हो रहा है, 7 से समाप्त हो रहा है, तो निश्चित रूप से 687 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। उसके बाद 1068, यह भी किससे समाप्त हो रहा है, अंतिम वाली संख्या 8 से, तो 8 से भी समाप्त होने वाली संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती है, तो निश्चित रूप से 1068 भी कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 7 है, 8 है, यानी इस प्रकार 2, 3, 7 और 8 से समाप्त होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वह इसके अलावा भी हो सकती हैं, जितनी भी संख्याएं आए इस प्रकार की संख्याओं का पूर्ण वर्ग प्राप्त नहीं होता है। चौथा नंबर क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या सम होती है। यानी इसके कहने का क्या मतलब है, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, यानी कोई पूर्ण वर्ग संख्या है और उसके अंत में 0 है, तो जब 0 है तो निश्चित रूप से वह संख्या जो क्या होगी, सम होगी। आइए देखते हैं, अगर इसे एग्जाम्पल के रूप में लें, 100, 400, 1600, 2500, 3600, इस प्रकार और भी संख्या। तो कहने का मतलब यह है कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों अर्थात 0 की संख्या सम होती है। कहने का मतलब यह है कि यह जो 100 है इसके अंत में क्या है, 0 है, यह 400 उसके अंत में क्या है, 0 है, यह 1600 उसके अंत में क्या है, 0 है, यह 2500 उसके अंत में क्या है, 0 है, यह 3600 उसके अंत में क्या है, 0 है। तो जब इन संख्याओं का हम वर्गमूल निकालते हैं तो यह हम पाते हैं कि जो उनकी वैल्यू आ रही है वह भी निश्चित रूप में सम संख्या ही प्राप्त हो रही है। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में अगर 0 हम लगा देंगे या 0 होगी तो निश्चित रूप से वह संख्या क्या होगी, सम होगी। जैसे अगर 100 का हम वर्गमूल निकालें तो क्या हो जाएगा, 10 दे हम 100, यानी 10 क्या है, निश्चित रूप से सम संख्या है। 400 का वर्गमूल निकालें 20 हो जाएगा, निश्चित रूप से 20 भी क्या है, एक सम संख्या ही आ रही है। इसका वर्गमूल निकालें 40 हो जाएगी, तो 40 भी एक क्या है, सम संख्या है। 2500 का वर्गमूल निकालें तो यह हो जाएगा निश्चित रूप से 50, यानी 50 पचसैया में हो जाएगा 2500, तो यानी यह 50 भी क्या मिल रहा है, निश्चित रूप से यह भी सम संख्या है। अगर 3600 का वर्गमूल निकालें तो निश्चित रूप से इसका जो है वर्गमूल 60 होगा, तो यह 60 भी जो संख्या है वह क्या है, निश्चित रूप से सम है। अर्थात कहने का मतलब कोई भी पूर्ण संख्याएं दी रखी हों और उसके अंत में 0 आए तो निश्चित रूप से ऐसी संख्याएं सम संख्याएं ही होती हैं। अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम होती है। आइए पांचवा नंबर देखते हैं। अब यहां क्या है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर। यदि दो को प्राकृतिक संख्याएं हैं और वो अभी क्रम से हैं तो उनके बीच का जो अंतर होता है वह संख्याओं के योग के बराबर होता है। अगर हम मान लें दो प्राकृतिक संख्याएं n और
n+1 है। दो प्राकृतिक संख्याएं n और n+1 है। हम समझने का प्रयास करते हैं क्या चीज, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर संख्याओं के योग के बराबर होता है। अर्थात जो संख्याएं दी रखती हैं उसका अगर योग कर दें तो जो दो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसके योग के बराबर होती हैं। तो यदि हम मान लें कि दो प्राकृतिक संख्याएं n और n+1 है तो इसलिए हम देखते हैं क्या हो जाएगा, n+1 का होल वर्ग और अंतर है, क्या बोल रहा है, अंतर है। अंतर मीन्स घटाना है क्या, n²। तो हम दोनों का यदि हम अंतर निकालते हैं, दोनों प्राकृतिक संख्याओं का यदि अंतर निकालते हैं तो हो जाएगा n+1 का होल वर्ग और माइनस n²। तो ये क्या हो जाएगा, ये सूत्र बन गया क्या, a+b का होल वर्ग। a+b का होल वर्ग क्या होता है, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। इसी फार्मूले का यहाँ हम यूज करेंगे तो यह हो जाएगा पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग, एक का वर्ग कहीं होगा, धन 2 गुणे पहला पद 2n गुणे दूसरा पद, तो यह हो जाएगा 2n माइनस n²। इससे यह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा 2n+1, यह 2n+1 बचा। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो यह संख्याएं दे रखी हैं इसका हम योग करें। देखिए इसका योग कीजिए n+1 तो हो जाएगा 2n+1। तो कहने का मतलब यह है जो दोनों संख्याएं, जो दोनों प्राकृतिक संख्याएं दे रखी हैं उसका जो योग होगा वह निश्चित रूप से इनके अंतरों के वर्गों के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब यह है। आइए एग्जाम्पल के रूप में इसे हम देखते हैं। माना कोई प्राकृतिक क्रमागत संख्या 8 और 9 है, 8 और 9। मान लीजिए कोई प्राकृतिक क्रमागत संख्या क्या है, 8 और 9 है। तो देखिए हम क्या करते हैं, तो निश्चित रूप से हम क्या करते हैं, यहां देखिए जो बड़ी प्राकृतिक संख्या है उसका वर्ग करेंगे यानी 9 का वर्ग करेंगे, उसमें से अंतर करेंगे घटाएंगे किसका, जो छोटी प्राकृतिक संख्या n। तो n क्या है, यहाँ 8 है, इसका वर्ग करेंगे तो यह निश्चित रूप से हो जाएगा 9 9 81, 8 8 में 64। यह कुल मिलकर कितना बचा, यह बचा 81 में से 64 आएगा तो निश्चित रूप से 17 यहां बच रहा है 17, यानी 81 में हम 16 को कम करेंगे घटाएंगे तो बचेगा 17। अब देखिए यह कहा जा रहा है जो 17 मान प्राप्त हुआ है वह दोनों जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसके योग के बराबर है। दोनों प्राकृतिक संख्याएं कितनी हैं, 8 + 9, 9 8 क्या हो गया 17। इसलिए यह दोनों संख्याएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। इस नाते हम कह सकते हैं कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वह संख्याओं के योग के बराबर होता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। यह है पाइथागोरस ट्रिक। क्या है, पाइथागोरस ट्रिक। एक से बड़ी किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 2n, n² - 1 और n² + 1 जो ये होता है इसी को हम पाइथागोरस ट्रिक के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब एक से बड़ी किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 2n, n² - 1 और n² + 1 इसी को हम पाइथागोरस ट्रिक के नाम से जानते हैं। अब इसे निम्न प्रकार से अनुगमन किया जा सकता है। देखिए कैसे अनुगमन किया गया है। जैसे मान लीजिए जो सबसे बड़ी संख्या है n² + 1 का वर्ग कर दें तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब वर्ग। यानी कहने का मतलब यह है कि जो उसका कर्ण का वर्ग होगा वह शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो ठीक वही चीज यहां भी किया गया है।
यह जो है, जो मान लीजिए बड़ी संख्या कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार यानी जो शेष दो भुजाएं हैं इसका और इसका के वर्ग का योग है। यानी कहने का मतलब यह n स्क्वायर प्लस 1 का होल वर्ग बराबर 2n का होल वर्ग धन n स्क्वायर माइनस 1 का होल वर्ग। इसे हम अगर ABC माने तो यह हो जाएगा c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि जो यह मान प्राप्त हो रहा है इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस त्रिक। यानी अगर हम संख्याओं को इस तरह लिखें तो इन संख्याओं को हम पाइथागोरस त्रिक कहते हैं और उसके माध्यम से हम इसे निकाल सकते हैं, अनुगमन कर सकते हैं। जैसे इसका वर्ग बराबर इन दोनों के वर्गों का योग। आइए हम इसे सारणी के माध्यम से समझते हैं। n 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1 और सत्यापन। चलिए देखते हैं। अब क्या देखते हैं, परिभाषा में इसके बोल दिया गया था एक से बड़ी, यानी जो एक से बड़ी संख्याएं होती हैं वह क्या होती हैं, वह होती हैं 2 3 4 5 6 इत्यादि। तो एक से बड़ी, तो यानी एक से बड़ी कौन सी है, 2। आइए हम 2 रख करके देखते हैं, संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। इसका 2 गुना हो गया, कितना कितना हो गया, 2 गुना 2 गुणे 2, n का मान कितना है 2, यह हो गया 4। अब उसी प्रकार यह जो है n का मान कितना है, 2 का वर्ग करते हैं -1, तो 2 का वर्ग होगा 4, 4 में से 1 घटेगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 3। अब यहाँ n का मान कितना है 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा और प्लस 1 उसमें जोड़ दिया जाएगा, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 5 हो गया। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि यहाँ यदि हम एक से बड़ी संख्या क्या रखे हैं, 2 रखे हैं, तो अगर n का मान 2 रखें तो निश्चित रूप से यह 2 दूना 4 हो जाएगा, क्योंकि n की जगह जहां जहां भी n है वहां कौन सी संख्या हम रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 रखेंगे तो यह निश्चित रूप से यहाँ 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4 और 4 में से 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 4 में 1 जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें सत्यापन करना है। सत्यापन में क्या करने हैं, निश्चित रूप से हम पाइथागोरस त्रिक का ही प्रयोग करेंगे, जैसा कि हम उसमें बताए थे c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर। क्या करेंगे, यह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, यानी यह हो गया 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, निश्चित रूप से किसके वर्ग के बराबर होगा, 5 के वर्ग के बराबर होगा। अब बड़े आसानी से तो आप इसे निकाल सकते हैं। यानी पाइथागोरस त्रिक आप पढ़ रहे हैं, उसमें बताया गया था एक से बड़ी संख्या, तो एक से बड़ी संख्या मानिए, मान लीजिए यहाँ 2 मान लिए, 2 का गुणा किए 4 हो गया, 2 का वर्ग करके 1 घटा दिए 3 हो गया, 2 का वर्ग करके 1 जोड़ दिए 5 हो गया। अब अगर इसका सत्यापन मुझे करना है तो निश्चित रूप से क्या है, पाइथागोरस त्रिक c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर, यानी c स्क्वायर का जो मान होगा यह क्या है, यह मान लीजिए यह c है। अच्छा, तो जो c स्क्वायर का मान होगा निश्चित रूप से वह इन दोनों पदों के योग के, दोनों पदों के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। इस प्रकार हम अगर 3 मानते हैं तो निश्चित रूप से 3 दूना 6, 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9 में से 1 जाए 8, 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9 1 10। तो यदि हम सत्यापन करते हैं तो इन दोनों के वर्गों का योग यानी 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग मिलके हो जाता है 10 का वर्ग। अगर हम 4 रखते हैं तो 4 दूना 8, यहाँ 4 का वर्ग 4 चौका 16 में से 1 जा 15, यहाँ 4 का वर्ग 16, 16 में 1 जोड़ा जाएगा 16 1 17, तो यह हो जाएगा
8 का वर्ग धन 15 का वर्ग बराबर 17 का वर्ग। अगर हम 5 रखते हैं तो 5 दूना 10, 5 का वर्ग 25, 25 में से 1 जा 24, 5 का वर्ग 25, 25 में 1 जुटेगा 26, तो निश्चित रूप से 10 का वर्ग और धन 24 का वर्ग मिलके कितना हो जाएगा, 26 के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम बड़े आसानी से यह पाइथागोरस त्रिक समझ सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों से कुछ रोचक तथ्य जानने का हम प्रयास करते हैं। 7 नंबर है। अभी हम वर्ग के गुण के बारे में ही देख रहे हैं, अभी हम आगे नहीं बढ़े। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों से कुछ रोचक तथ्यों को हम जानने का प्रयास करते हैं। वह तथ्य कौन है? जैसे मान लीजिए 1 का वर्ग हमने किया तो क्या प्राप्त हुआ, 1 ही प्राप्त हुआ। अगर हम इस तरह 11 का वर्ग करते हैं तो देखिए हम समझाने का ये कोशिश कर रहे हैं कि आप इस तरह की संख्याओं का वर्ग अपने आप से कैसे निकाल सकते हैं, उसे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आप देखें कैसे इसका वर्ग निकाल लेते हैं। बड़े आसानी से आप भी जो है इसका वर्ग निकाल सकते हैं। तो इसका वर्ग हमको निकालना हो तो आप जानते हैं, देखिए आपको कुछ नहीं करना। आपने यहाँ क्या किया, 1 का वर्ग निकाला तो 1 आ गया। निश्चित रूप से यहाँ कौन सी संख्या हो गई, यहाँ अकेली संख्या थी, यहाँ डबल संख्या हो गई, यानी 1 की जगह कितना हो गया, 11 हो गया। तो निश्चित रूप से ये जो है पहली संख्या तो जाएगी, उसके साथ चूंकि ये डबल संख्या हो गई तो 2 भी हो जाएगा, और फिर इसके बाद यही संख्या फिर दोहराने लगेगी। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर यह 2 संख्या है तो यहाँ जो उसका वर्ग होगा निश्चित रूप से 1, 2 और फिर वही पहली संख्या का रिपीट हो जाएगा 1। यानी इस तरह 11 का जो वर्ग होगा वह 121 होगा। अब यहाँ 2 संख्या थी, अब यहाँ हम 3 संख्या लेते हैं, 3 संख्याओं का वर्ग। तो 3 संख्याएं हैं, तो ये तीनों संख्याएं एक बार लिखी जाएंगी, यानी 1, 2, 3। अब 3 के बाद फिर यहां से रिपीट हो जाएगी, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। तो निश्चित रूप से 111 का जो वर्ग होगा वह होगा 12,321। अब एक संख्या और बढ़ाते हैं इसमें। अब यह 4 संख्या हो गई, 4 संख्या का वर्ग निकालना है। तो निश्चित रूप से अब यह जो है ऐसी क्रम में यह बढ़ता जाएगा, जे संख्या होगी ते बार बढ़ेगा, फिर उसी का जो है रिपीट हो जाएगा। देखिए यह 4 संख्या हो गई, 1, 2, 3, 4। अब पुनः रिपीट कर दीजिए इसके बाद 3, 2, 1। अब हो गया, यहाँ एक संख्या और बढ़ा लेते हैं। क्या संख्या हो गई, 5 संख्या हो गई। तो 5 संख्या हो गई तो यहां लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 5 संख्या हुई थी। अब उसके बाद रिपीट कर लीजिए 4, 3, 2, 1। अब एक संख्या और बढ़ा लीजिए। अब 6 संख्या का वर्ग निकालना है। अब देखिए क्या लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि यहां 6 संख्याएं हैं। और फिर इसके बाद हम रिपीट कर लेंगे 5, 4, 3, 2, 1। चलिए एक संख्या और बढ़ाते हैं, 7 संख्या का वर्ग हो गया। तो इसमें क्या करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 के बाद फिर रिपीट कर लेते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रकार हम आगे इसे बढ़ाते रहते हैं और हमें बड़े आसानी से इन संख्याओं का वर्ग मिल जाता है। तो देखिए यहाँ कितनी आसानी से आपने समझा। यहाँ 1 का वर्ग था तो 1 हो गया, यहाँ एक संख्या और बढ़ी तो निश्चित रूप से 1, 2, और फिर उसके बाद रिपीट हो गई पिछली संख्या, 1 हो गया तो 11 का वर्ग 121। यहाँ 3 संख्या है तो 1, 2, 3, और फिर यह संख्याओं का रिपीट हो रहा है 2, 1। फिर यहाँ एक संख्या और बड़ी 4 हो गया 1, 2, 3, 4, फिर रिपीट हो गया 3, 2, 1।
फिर यहाँ एक संख्या और बढ़ी, तो यह हो गया 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 संख्या है। 5 संख्या के बाद पुनः यह रिपीट हो रहा है 4 3 2 1। इस प्रकार हम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो साथियों, आप बड़े अच्छे ढंग से इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे और निश्चित रूप से यह आप देख रहे होंगे कि इस टॉपिक में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मेरा मानना यह है कि निश्चित रूप से जब आपको सीखने को मिला है तो आप पूरी तरह उसे सीखें और इसे आप अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है।